प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं सब्सिडियरी बुक्स का एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में ना टोटल 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ना। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि ये चारों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब लोग तैयार हैं? देखो आपको बता देती हूँ कि ये हमारा कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 25। इसके पहले टोटल 24 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे, इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व किए थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि गिव वर्ड टर्म और फ्रेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर इनके लिए कोई भी मतलब एक वर्ड आपको इधर लिखना है, यानी वो क्या होगा उसका आंसर होगा। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या यहाँ पे कि पर्सन हु मेंटेन पेटी कैश बुक, बताइए जरा जो पर्सन पेटी कैश बुक को मेंटेन करता है वो कौन होता है? तो वो होता है पेटी कैशियर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पेटी कैशियर। समझ में आया? हाँ, ऐसे ही करना है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद इसमें अगला सवाल देखो क्या है कि अ बैंक अकाउंट विच द बिजनेसमैन प्रेफर टू ओपन। चलो मुझे बताओ कि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं ना वो जनरली कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करते हैं? तो करंट अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट, जैसे अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला तो उसमें मतलब वो जनरली किस लिए खोला जाता है? पैसे को सेव करने के लिए, बराबर। अभी मैं अगर करंट अकाउंट की बात करूं तो बिजनेसमैन लोग ये करंट मतलब ये अकाउंट क्यों, मतलब यही अकाउंट क्यों खोलते हैं? इसके पीछे का कारण है क्योंकि देखो जैसे जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके मतलब बैंक अकाउंट से रेगुलरली ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं ना, तो रेगुलर ट्रांजेक्शन के लिए ये वाला जो अकाउंट है ना ये ज़्यादा यूजफुल होता है। इसीलिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो जनरली यही वाला बैंक अकाउंट खोलना प्रेफर करते हैं। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला आता है पेटी कैश बुक इन विच द पेमेंट साइड इज रूल्ड इन सुटेबल कॉलम्स। तो बताओ, देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से पढ़ो कि लिखा क्या है, ठीक है। बस आंसर ऐसे रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, पहले आपको इसे अच्छे से देखना पड़ेगा। क्या लिखा है कि पेटी कैश बुक, यानी पेटी कैश बुक जिसमें पेमेंट साइड इज रूल्ड इन सुटेबल कॉलम्स, यानी जो पेमेंट साइड होता है ना उसमें हम क्या करते हैं? कॉलम्स बनाते हैं। तो कौन से वाले पेटी कैश बुक में बनाते थे? याद कीजिए जी, बिल्कुल सही आंसर। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हम लोग कॉलम्स बनाते थे कि नहीं? याद है आप लोगों को? क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वन की हम लोग बात करेंगे। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि सब्सिडियरी बुक इन विच ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड, यानी वो सब्सिडियरी बुक जिसमें हम बस क्रेडिट परचेज को ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी जब हम गुड्स खरीद रहे हैं वो भी क्रेडिट पे, तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है? परचेस बुक। समझ आ गया ना? तो देखो यहाँ पे ये चारों क्वेश्चंस के आंसर हमने देख लिए। काफी सिंपल था, मुझे नहीं लगता कुछ डिफिकल्ट लगा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि सब्सिडियरी बुक इन विच रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड। ध्यान से समझना कि क्या बोला जा रहा है। ये सब्सिडियरी बुक यानी वो सब्सिडियरी बुक जिसमें इन विच रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड, यानी जो गुड्स हमने सोल्ड किया था वो अभी कहाँ पे आ रहा है? वो रिटर्न आ रहा है, मतलब हम लोगों ने कोई सामान बेचा, ठीक है। अब सामने वाले पर्सन क्या कर रहा है? जो भी हमारा कस्टमर है वो उसको रिटर्न कर रहा है। तो बताओ सेल्स रिटर्न को किस में रिकॉर्ड किया जाता है? सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखो ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे कि द एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि वो एंट्री जिसको हम लोग कैश बुक के दोनों साइड में रिकॉर्ड करते हैं। याद कीजिए, बताइए उसका क्या नाम होता है? कॉन्ट्रा एंट्री नाम होता है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है हमने कॉन्ट्रा एंट्री। अगला यहाँ पे है कि नेम द अकाउंट, इसको यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ मैं, रुको कलर बदल लूँ, आ जाओ, कलर चेंज कर लिया। ओहो, ठीक दिख रहा है ना? ये कलर शायद से आप लोगों को दिख ही रहा होगा, है ना। मैंने ब्लैक, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, ये कलर प्रॉपरली विजिबल है। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगला है कि नेम द अकाउंट विच एनकरेज पर्सनल सेविंग्स, यानी कि वो अकाउंट जो मतलब देखो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि करंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन ओपन करते हैं, राइट, क्योंकि उनके डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। जबकि सेविंग अकाउंट जनरली किस लिए ये ओपन किया जाता है? तो पैसों को सेव करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिखेंगे? सेविंग अकाउंट इसका आंसर हो जाएगा, है ना। सेविंग अकाउंट क्या करता है? सेविंग्स को एनकरेज करता है, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा कि अ नोट
a note issued by buyer to seller giving full details of goods return। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लिखा है यहाँ पे कि a note, वो नोट जो इशू किया जाता है किसके द्वारा, बायर के द्वारा। तो बताना जरा, हम लोगों ने दो नोट पढ़े थे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। मैंने आपको क्या बताया था कि डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द बायर एंड क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। तो यहाँ पे कौन नोट को इशू कर रहा है, ध्यान से देखो, बायर है ना। अ नोट इज इशूड बाय बायर, यानी कि देखो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। नोट किसके द्वारा इशू किया जा रहा है, बायर के द्वारा, इसीलिए ये कौन सा नोट होगा, बिल्कुल सही डेबिट नोट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला देख लीजिए, थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, हाँ चलो चला गया ऊपर, है ना। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे अगला 9वें नंबर पे क्या दिया है कि नोट इशूड बाय सेलर ऑन रिसिप्ट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम कस्टमर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये नोट कौन इशू कर रहा है प्यारे बच्चों, ये लो जी, क्या हो गया, वेट करना पड़ेगा, ठीक है, हम वेट कर लेंगे, डोंट वरी, ओके चलो ठीक। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि नोट इशूड बाय सेलर ऑन रिसीट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम कस्टमर। तो देखो ये जो नोट है ना वो किसके द्वारा इशू किया जा रहा है, तो सेलर के द्वारा। तो जो नोट सेलर के द्वारा इशू किया जाएगा उसका नाम होता है क्रेडिट नोट, है ना, और जो बायर इशू करेगा उसका नाम होता है डेबिट नोट। ये सारी चीजें भी आपने ऑलरेडी स्टडी कर ली हैं। अगला यहाँ पे है कि नेम द बैंक अकाउंट ऑन विच ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन टू अकाउंट होल्डर। देखो बच्चों ये जो सारी चीजें है ना, ये मतलब आप लोगों को वैसे पता होनी चाहिए। अगर आप पूरा डिटेल में, जैसे आप अभी कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, तो आपको यहाँ पे ये जो अकाउंट्स है ना वो पढ़ने के लिए मिलेंगे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कई सारे अकाउंट्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे ओसी में, मतलब जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स है ना उसमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो भी आप ज़्यादा चिंता मत करना, आगे पीछे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखो अभी जानोगे, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि मतलब वो अकाउंट बताओ जो ना क्या करता है, कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपके मन में ये भी सवाल आएगा। तो देखो आप लोग को बताती हूँ कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जैसे कि देखो ओवरड्राफ्ट मतलब ना, जैसे हम क्या करते हैं, अगर बैंक में जैसा हमारे पैसा, मान लीजिए कि बैंक में हमारा पैसा 5 लाख रुपए रखा हुआ है, मतलब बैंक में है, ठीक है, तो मुझे ना 6 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना बैंक से कितना रुपया निकाला, जैसे बैंक के पास मेरा कितना पैसा है, ओनली 5 लाख है, लेकिन फिर भी मैंने बैंक से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकाला, है ना। तो ये जो बैंक ने 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा हमको प्रोवाइड किया ना स्टूडेंट, इसी का नाम है ओवरड्राफ्ट। यानी कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा पैसे भी आप निकाल सकते हो। इसी फैसिलिटी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ये फैसिलिटी किसको दिया जाता है, करंट अकाउंट होल्डर को ही दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये लोग बिजनेसमैन होते हैं, है ना, तो इनको पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, आगे पीछे होता रहता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, करंट अकाउंट होल्डर को ये जो फैसिलिटी है ये प्रोवाइड की जाती है। देखो इसीलिए जो बिजनेसमैन है ना वो जनरली करंट अकाउंट ही ओपन करते हैं, क्योंकि उनको कई सारी फैसिलिटी बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, करंट अकाउंट। याद रखना, जो करंट अकाउंट होल्डर रहते हैं उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने ना क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 चलो हम देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चंस दिए गए, देखो सेलेक्ट द, ये कलर आपको शायद से विजिबल होगा क्योंकि ये पूरा एक ही में मिल चुका है, बट डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ ना क्या लिखा है। देखो ये लिखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो एंड रिवराइट द सेंटेंसेस। यानी कि हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, तो जो भी आंसर राइट है उसे आपको टिक करना है और पूरा प्रॉपरली इसको लिखना है, यानी फिर से लिखना है। चलो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वन क्या लिखा है यहाँ पे कि कैश कॉलम ऑफ कैश बुक कैन नेवर हैव डैश बैलेंस। अब मुझे बताना यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो अब ये सब भी जानकारी की चीज है, आप लोगों को अगर नहीं भी पता है तो भी चिंता मत करना, यहाँ पर इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप सीख जाओगे, ठीक है ना। ये मत सोचो कि यार हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हमें इसका आंसर नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता, आ जाओ सीख लेते हैं, है ना। देखो क्या लिखा है इसमें कि कैश कॉलम ऑफ कैश बुक कैन नेवर हैव, मतलब देखो जैसे जो हमारा कैश बुक का कैश कॉलम होता है ना, ध्यान समझना, कैश बुक हमारा आप जानते हो कैसा होता है कैश बुक, है ना, एक रिसिट साइड होता है, एक पेमेंट साइड होता है, और इसमें देखो 2 कॉलम्स भी होते हैं, एक कैश के लिए एक बैंक के लिए, याद है ना आप लोगों को, इधर भी देखो कैश के लिए और बैंक के लिए। तो इसमें क्या बोला गया है कि कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक का कैश कॉलम, इसमें कभी भी
क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। कैसा बैलेंस नहीं हो सकता प्यारे बच्चों? क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, आपको यहाँ पे क्रेडिट लिखना है। आप बोलेंगे क्यों? सुनो ध्यान से, जैसे आप देख लेना आपने जितने भी कैश बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, आप उसमें देखिएगा हमेशा आपको डेबिट बैलेंस ही मिलेगा इसका, कभी भी आपको क्रेडिट बैलेंस नहीं मिलेगा। आप जा करके उधर चेक कर लेना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें कैश बुक का मतलब ये जो कैश वाला कॉलम है ना, ये हमें कभी भी क्रेडिट बैलेंस मिले। ओके, अच्छा अभी आप लोग के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है कौन कौन से सवाल आप सोच सकते हो, तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ये डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, बताओ जरा। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल है इसको समझना। देखो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे देखो ये हमारा अकाउंट जैसे होता है, इधर डेबिट होता है इधर क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो, एक बार में समझ लो, फिर आगे जब भी आए आप समझ जाना। देखो जब डेबिट वाला साइड ज्यादा हो, मान लीजिए ये है हमारा 7000 और क्रेडिट वाले साइड को जब हमने टोटल किया ना तो हमें ये मिला ओनली 6000, तो कौन सा वाला अमाउंट ज्यादा है? डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट वाला अमाउंट कम है ना, ये वाला ज्यादा है ये कम है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस आया है प्यारे बच्चों? जी बिल्कुल, डेबिट बैलेंस आया है। वाई? बिकॉज डेबिट बैलेंस इज मोर, राइट, है ना। अब इसी का अपोजिट होता है क्रेडिट बैलेंस, यानी मान लीजिए कि हमें ना डेबिट बैलेंस कितना मिला और क्रेडिट, मान लीजिए कि हमें डेबिट बैलेंस मिलता है, समझने का प्रयास करना, डेबिट बैलेंस हमें मिलता है 5000 और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हमें मिल चुका है कितना? 8000। ठीक है, अब बताओ कौन सा वाला साइड ज्यादा है? क्रेडिट वाला साइड ज्यादा है, डेबिट वाला कम है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इस अकाउंट का बैलेंस कैसा है? तो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, समझ में आया? देखो डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट वाला साइड ज्यादा होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट वाला साइड ज्यादा होना चाहिए। ओके, चलो अब मैं ये सब कुछ रफ करती हूँ और हम आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या बताया जा रहा था, हाँ मैंने आपको बताया ना कि जो कैश बुक का कैश कॉलम है ना, वो कभी भी मतलब वो उसमें कभी भी क्रेडिट बैलेंस आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, हमेशा आपको डेबिट बैलेंस ही देखने के लिए मिलेगा। ओके, बात समझ में आई आप लोगों को? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा, देखो यहाँ पे नोट करके पूछा गया, कैन नेवर हैव, वो क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता, डेबिट हो सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर हम आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि एनी एंट्री रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक इज नोन एज डैश एंट्री, यानी कि वो एंट्री जो हम लोग दोनों ही साइड में रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक के, यानी डेबिट में भी क्रेडिट में भी, तो ऐसे कौन वो एंट्री को क्या कहा जाता है? याद है आप लोगों को? ओपनिंग बोलते हैं क्या? नहीं। रेक्टिफाइंग? अरे नहीं, उसको तो हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। यस एवरीवन, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी ये आपका राइट आंसर है। अगला है यहाँ पे कि द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन सेल्स बुक, यानी कि जब भी हमें सेल्स बुक में कुछ रिकॉर्डिंग करनी होती है तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब आप समझते हो ना, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके बदले में कोई ना कोई हमारे पास रहता है ना, कोई रिसिट रहता है कि हमने ये ट्रांजैक्शन किया है, बराबर, तो उसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो जब भी ये सेल्स बुक आता है तो इस टाइम पे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है सेल्स बुक का? मतलब सेल्स बुक में अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो वहां पर सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है पता है आप लोगों को? जैसे अगर ये होता है, देखो आप लोग को पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इनवर्ड इनवॉइस तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इनवर्ड इनवॉइस कब हम बनाते हैं? जब गुड्स परचेस करते हैं तब, ठीक है। फिर आउटवर्ड इनवॉइस ये होगा सेल्स बुक में, याद है आप लोगों को? चलो मैं याद दिलाती हूँ। जैसे हम लोग जब भी सेल्स बुक बनाया करते थे तो एक कॉलम हम किसके लिए बनाते थे बताना जरा? आउटवर्ड इनवॉइस के लिए बनाते थे सेल्स बुक में, है ना। देखो सेल्स मतलब क्या होता है? हमारे सामने से सामान जाना, सामान गया तो आउटवर्ड बोलने का, और परचेस यानी क्या होता है? सामान हमारे पास आना, सामान आया तो इन मतलब पैसा, मतलब सामान जो है वो आ रहा है ना, तो वो इनवर्ड होता है, ठीक है। तो याद है आप लोगों को जब हम कॉलम्स बनाया करते थे ऐसे सेल्स बुक के लिए, सेल्स बुक का, तो यहाँ पे एक कॉलम किसके लिए बनता था? इनवर्ड नहीं, जब हम सेल्स बुक का बनाते थे ना तो एक कॉलम बनता था आउटवर्ड इनवॉइस के लिए, आउटवर्ड इनवॉइस के लिए। आप सभी लोगों को याद होगा अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तब, ठीक है। तो सेल्स बुक में अगर आपको किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग करनी है ना तो इसमें आपका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? आउटवर्ड इनवॉइस होगा। अब मुझे एक आंसर बता देना। चलो यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस तो मैंने आपको बता दिया, आपने इधर देख भी लिया। अब आप लोगों को कमेंट करके मेरे एक सवाल का जवाब देना है और देखते हैं कि आप सभी लोग दे पाते हैं कि नहीं। देखो आपको ये बताना है, जैसे मान लो हमें ना परचेस बुक में कोई रिकॉर्डिंग करनी है, तो परचेस बुक में रिकॉर्ड करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, ठीक है, क्या होगा सोर्स डॉक्यूमेंट? ये आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलो बताएंगे ना सब लोग? हाँ बिल्कुल बताना। जैसे इसका, अरे बाप रे ये पूरा ही मिट गया क्या? एक मिनट,
ये पूरा ही मिट गया, कोई बात नहीं, हम फिर से कर देते हैं। तो इसका फाइनल आंसर, मतलब इसका आंसर क्या था, क्रेडिट था। इसका आंसर क्या था, कॉन्ट्रा एंट्री था, राइट। और इसका आंसर क्या था प्यारे बच्चों, आउटवर्ड इनवॉइस था, बराबर। वाउचर, कैश मोमो ये सब नहीं होगा, सीधा सीधा आउटवर्ड इनवॉइस होगा, याद रखना। वो जो हम फॉर्मेट बनाते थे ना, उसको याद कर लेना, आपके दिमाग में ये आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर मुझे बताना, जो मैंने आपको पूछा। मान लीजिए कि यहाँ पर होता परचेज बुक, ये सेल्स बुक की जगह पे होता परचेज बुक, तो फिर इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन द, यानी कि अगर हम लोग क्रेडिट पे मशीनरी को परचेज कर रहे हैं, सुनो मेरी बातों को ध्यान से, गुड्स हम परचेज नहीं कर रहे, तो फिर मशीनरी खरीद रहे हैं, यानी कि असेट्स खरीद रहे हैं, तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर की जाती है, याद कीजिए, ये भी तो हमने सीखा है ना जी। बिल्कुल, परचेज बुक में की जाती है क्या, नहीं, परचेज में तो हम लोग गुड्स जब परचेज करते हैं क्रेडिट पे उसको रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में नहीं, कैश बुक में तो कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। रिटर्न आउटवर्ड बुक रिटर्न आउटवर्ड बुक नहीं भाई, इसमें भी हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो फिर जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जर्नल प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज नोन एज, यानी कि जब हम जर्नल का क्या करते हैं, सब डिवीजन करते हैं, तो उसका क्या नाम है। ये तो हमने देखा था, सब्सिडियरी बुक है ना, जर्नल का सब डिवीजन ही सब्सिडियरी बुक कहलाता है। ओके, तो ये है आप लोगों का राइट आंसर। आप देख लो, यहाँ पर हमने ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन, एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस इज रिकॉर्डेड इन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा बिजनेस पहले से चलता आ रहा है, फिर हमने और एडिशनल कैश जो है वो बिजनेस में मतलब लगाया। ओके, तो अब इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर की जाएगी, तो हम क्या लेकर के आ रहे, कैश लेकर के आ रहे ना, इसीलिए इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर करोगे, कैश बुक में करोगे। तो कैश बुक कहाँ पर है, देखना जरा, अरे ये तो यहाँ पर है, यानी कि ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि एंट्री फॉर बैड डेट्स इज रिकॉर्डेड इन द, यानी कि बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग हम कहाँ पर करेंगे, याद है कुछ आप लोगों को। देखो मैंने ना बताया था जर्नल प्रॉपर के बारे में, जब मैं आपको बता रही थी तो वहां पर मैंने आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्रीज, मतलब कौन कौन सी चीजें आती हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था। उसमें हमने बैड डेट्स भी देखा था। ओके, तो बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करते हैं, तो जर्नल प्रॉपर में करते हैं, इसमें नहीं करेंगे, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सीधा जर्नल प्रॉपर में इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक इज रिकॉर्डेड इन डैश साइड ऑफ कैश बुक। यस एवरीवन, अब इसे भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, जो आपका कस्टमर है ना, उसने क्या किया, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया। ओके, तो अब इसकी रिकॉर्डिंग आप कहाँ पे करोगे, तो किसमें हमें रिकॉर्ड करना है, पहले एक बार देखते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक इज रिकॉर्डेड इन डैश साइड ऑफ द कैश बुक। ओके बच्चों, अब समझना, देखो हमारा एक कस्टमर था। ओके, तो कस्टमर को पैसे देने थे, तो कस्टमर ने हमें पैसे नहीं दिए, हमारा जो बैंक अकाउंट है ना उसमें उसने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। तो आपको ये बताना है कि हम अपने कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर करेंगे, डेबिट में करेंगे या फिर क्रेडिट में करेंगे, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। मतलब पेमेंट में करेंगे, क्रेडिट में, रिसिट में, या फिर बोथ, दोनों में करेंगे। तो देखो एक काम करना, क्या काम करोगे इसको जरा आप समझना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, कैश बुक बोला गया है ना, तो हमें कैश बुक के हिसाब से सोचना है। ओके, उसने भले ही हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डाले हो, लेकिन हमें कैश बुक के हिसाब से सोचना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे कैश बुक का पूछा जा रहा है। ओके, तो समझने का प्रयास करना। देखो जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, कैश बुक है ना। तो कैश बुक में एक तो रिसीट साइड होता है, दूसरा पेमेंट साइड होता है कि नहीं, यानी कि डेबिट, और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रेडिट। ओके, तो अगर हमारे पास पैसा आता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करते हैं, डेबिट में करते हैं, यानी कि रिसीट साइड में करते हैं। अगर हम पैसा देते हैं तो वो तो पेमेंट यानी कि क्रेडिट साइड में जाता है, अगर हमें पैसा मिल रहा है तो वो रिसीट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं, आप सभी लोग जानते हो। तो यहाँ से आप लोगों को क्या समझ में आया कि हम इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर करेंगे, तो रिसीट साइड में करेंगे। अब बताओ रिसीट कहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो पेमेंट है, ये तो क्रेडिट है, क्रेडिट में तो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो फिर रिसीट साइड में होती है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग रिसिप्ट, ठीक है। हाँ, बस ये है आपका आंसर, आप देख लो अच्छे से। चलो अब हम चलेंगे आगे और अगला सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। हाँ, ये भी आपको समझना पड़ेगा। द पर्सन हु ड्रॉज द चेक एंड साइन ऑन इट इज द, मतलब वो पर्सन जो क्या करता है, चेक को ड्रॉ करता है और उसके ऊपर साइन करता है, तो वो कौन होता है, अरे भाई ड्रॉवर होता है। जो बनाएगा चेक को उसको ड्रॉवर ही तो बोलेंगे, है ना। ड्रॉविंग नहीं होता, पे नहीं होता, ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे हमने तो ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे ये सब पढ़ा ही नहीं है। अरे चिंता मत करो, अभी जब आप 12th में जाओगे ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक चैप्टर है,
ठीक है, उसमें आप ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई सबके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। तो अभी बस इतना समझो कि इन्होंने बुक को मतलब वो चेक को ड्रॉ किया ना, इसीलिए जैसे कोई ड्राइंग भी है, देखो मान लो यहाँ पे मैंने कुछ भी बना दिया, एक लड़का बना दिया, मान लो ये लड़के जैसा लगेगा नहीं, हाँ ये तो हवा मुड़ रहा है, ठीक है, तो इसको किसने बनाया, मैंने बनाया, तो मैं कौन हो जाऊंगी, ड्रॉवर, मैंने इसको ड्रॉ किया ना, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो इसने क्या किया है, वो जो चेक था उसको ड्रॉ किया ना, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, जो ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर कहलाएगा, ठीक है। ड्रॉई पे इसके बारे में बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ लोगे क्लास 12th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम के चैप्टर में, तो चिंता मत करो। अगला यहाँ पर है कि अ फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड इन कौन से, देखो कौन सा है, मतलब कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, या फिर फिक्स अकाउंट है, या फिर रिकरिंग अकाउंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, अमाउंट को मतलब फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं फॉर फिक्स पीरियड, यानी कि मतलब देखो एक फिक्स अमाउंट रहेगा उसे हम डिपॉजिट करेंगे और फिक्स पीरियड भी रहेगा कि 10 साल है, 5 साल है, कितना साल है, वो यहाँ पे मेंशन किया रहेगा, ठीक है। तो उसको कौन से डिपॉजिट अकाउंट में हम लोग मतलब ये करते हैं, तो देखो ये हर जगह फिक्स है, यहाँ पर भी फिक्स आएगा, है ना। देखो फिक्स अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए जब आप बैंक के अंदर जमा कर रहे हो तो वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ही डिपॉजिट किया जाएगा, समझ में आया। देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ही तो हम लोग फिक्स पीरियड के लिए फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। ओके चलो यहाँ पे चलते हैं अब हम आगे और देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, रुको 1 मिनट, ये सब आगे पीछे हो रहा है, कोई नहीं अब नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, एंड विथ रीजन, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर इसका रीजन भी बताना है, कारण भी बताना है कि ऐसा क्यों है। तो मैं आपको ना कारण एक्सप्लेन करते जाती हूँ, आप सुन लेना और लिखना होगा तो जब आप भी मतलब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कारण इसका जो रीजन है वो आप सुनते जाइएगा। देखिए क्या लिखा है कि जर्नल इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो जर्नल है ना ये क्या होता है, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। क्या ये सही है, ये सही हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि ये जो जर्नल है ना ये क्या होता है, प्राइमरी एंट्री। क्योंकि देखो हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो सबसे पहला रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करते हैं, जर्नल में ही करते हैं। तो ये सेकेंडरी नहीं होगा, ये तो प्राइमरी होगा, है ना, सबसे पहले यहीं पे रिकॉर्डिंग की जाती है। तो ये तो भाई पूरा के पूरा गलत है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देना फॉल्स, ठीक, दिस इज फॉल्स। बात समझ में आई, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, आप लिख सकते हो। अगला है यहाँ पे कि असेट्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर एंटर्ड इन सेल्स बुक, यानी कि हम लोगों ने ना असेट्स सोल्ड किया, क्रेडिट पे बेचा, ठीक है। तो अब इसको क्या हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड, सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, यानी सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे क्या, अरे भाई नहीं, सेल्स बुक में तो बस क्रेडिट सेल्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, और वो भी गुड्स को जब बेचते हो तब उसकी रिकॉर्डिंग करने का। अगर हमने असेट्स बेचा है तो फिर इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। ये हमने बहुत अच्छे से प्रॉपरली देख भी लिया था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फॉल्स हो जाएगा, इसको भी यहाँ पे फॉल्स लिख देना। अगला सवाल है कि कैश एंड क्रेडिट परचेजेस आर एंटर्ड इन परचेज बुक, बताओ सही है क्या, सही है कि गलत है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैश और क्रेडिट परचेज दोनों को हम लोग परचेज बुक में एंटर करते हैं, ये बात सही है क्या, नहीं भाई गलत है, गलत, एकदम गलत है। देखो अगर कैश वाला परचेज रहेगा ना तब तो वो कैश बुक में जाएगा, इसमें कहाँ से आएगा, परचेज बुक में हम क्या करते हैं, जो क्रेडिट परचेज होता है ना बस उसी की रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके चलो भाई ये भी फॉल्स है, लिख लेना इधर। फिर यहाँ पे अगला है 4th वन कि कैश सेल्स आर एंटर्ड इन सेल्स जर्नल, यानी कि जो कैश सेल्स होता है वो हम लोग सेल्स जर्नल मतलब सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं क्या उसकी, नहीं, बस क्रेडिट सेल्स को ही सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी कैश सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये पूरा रॉन्ग है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कैश बुक रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, यानी कि जो कैश बुक है वो क्या करता है, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, आप इसको देख लेना। ओके चलो आगे चले, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। आ जाओ, यहाँ पे आपको बताना है
कि आप ये सभी स्टेटमेंट से एग्री करते हो या फिर नहीं करते हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, डू यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या आप इससे एग्री करते हो। आ जाओ देखते हैं एक एक करके। ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मुझे एक बात बताओ, ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं क्या, नहीं करते हैं, ये भी हमने देखा था। देखो एक तो होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट तो दिखाया जाता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हमारे बुक में दिखाया नहीं जाता है। तो इस बात से हम क्या करते हैं, डिसएग्री करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है डिसएग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे कि पेटी कैश बुक इज अ बुक हैविंग रिकॉर्ड ऑफ बिग पेमेंट्स। बताओ जरा इन्होंने क्या बात बोल दी कि पेटी कैश बुक में हम लोग बड़े बड़े पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। अरे भाई नहीं, पेटी का मतलब ही होता है छोटा, यानी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस बात से भी हम क्या करते हैं भाई, डिसएग्री करते हैं, ये भी गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कैश रिसीव्ड इज एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि जब आपको पैसा मिला तो क्या आप उसको कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। हाँ जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि डेबिट साइड में क्या होता है, रिसीट होता है। तो अगर हमारे पास पैसा आता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड यानी रिसीट साइड में ही तो रिकॉर्ड करते हैं ना। तो इस बात से हम लोग एग्री करते हैं, यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा एग्री, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री, बिल्कुल सही है। ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड किए जाते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक दोनों साइड में, उसको कॉन्ट्रा एंट्री ही कहा जाता है। यस बिल्कुल। सो हम इस बात से मतलब इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्रेडिट परचेजेस ऑफ मशीनरी इज एंटर्ड इन परचेज जर्नल और परचेज बुक, दोनों मतलब सेम होता है तो कंफ्यूज ना हो ना। यहाँ पर बोला गया है कि जो क्रेडिट परचेज है मशीनरी का, याद रखो क्या है मशीनरी, मतलब कोई ना कोई असेट। तो असेट को जब हम खरीदेंगे क्रेडिट पे तो क्या हम उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, अरे नहीं, वो तो हमारा जाएगा जर्नल प्रॉपर में। मतलब इस बात से हम लोग डिसएग्री करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, डिसएग्री, ठीक। यस तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया, 5 भी देख लिया और हमने 2 देखा और 3 देखा, ठीक है। तो बस यहाँ पर इस लेक्चर में हमें यही चारों क्वेश्चंस देखने थे। लो जी हमने कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आया है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमको समझ आया सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए बाकी के क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे, यानी उनके मतलब उन क्वेश्चन के आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखना अपना, बाय एवरीवन।